ओम शांति सभी भाइयों बहनों को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी मास्टरदाता क्लासेस में। तो जैसे कि आप टॉपिक देख के समझ ही गए होंगे, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम इंडिया नेपाल टाइज़ यानी भारत नेपाल के बारे में, जो दोस्ती है और उसमें किस तरह से इसमें टकराव आ चुका है बॉर्डर की वजह से, आज हम उसी को पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम क्या क्या देखेंगे। आज हम देखेंगे कि ये सारा इशू न्यूज़ में क्यों आ रहा है, काला पानी की लोकेशन क्या है, लिपू लेक पास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और नेपाल इस पर क्या क्लेम कर रहे हैं। फिर हम सोगोली ट्रीटी के बारे में देखेंगे और साथ साथ कौन सा जो पास में रेजोल्यूशन पास किए गए जिसकी वजह से इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सकता था, और कौन कौन से इंडिया नेपाल टाइज, जो इंडिया और नेपाल की जो दोस्ती है, मित्रता है, उनमें कौन कौन से फेजेस हैं हम वो भी देखेंगे। और कौन कौन से बायलैटरल टाइज, जो ये दो पक्षी जो दोस्ती है उसको तोड़ने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस समय अहम भूमिका निभा रहे हैं, और इंडिया का इम्पोर्टेंस क्या है नेपाल के लिए, यानी नेपाल देश के लिए भारत की क्या महत्वता है, वो भी हम आगे जानेंगे। और एक छोटी सी कोशिश इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने की। तो शुरू करते हैं आगे का लेक्चर। आज हम देखेंगे कि इंडिया और नेपाल इस काला पानी रीजन के लिए क्यों फाइट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा कि 8 मई को राजनाथ सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काला पानी, ये अब काला पानी की लोकेशन है और ये लिपू लेक की है, यहाँ के बीच में एक रोड का इनाग्रेशन हुआ है जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया गया है। ये 2015 एग्रीमेंट हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, उसके तहत इसको बनाया गया। इस पूरे इशू में हम आगे देखेंगे डिस्कशन, लेकिन आपको मैंने हल्का सा ओवरव्यू दे दिया है। तो काला पानी के लिए जो क्लेम है वो नेपाल भी कर रहा है। वो कह रहा है कि नेपाल का जो धारचूला डिस्ट्रिक्ट है उसमें काला पानी एरिया आता है, और इंडिया का ये क्लेम है कि पिथौरागढ़ वाले डिस्ट्रिक्ट में ही काला पानी आता है। और साथ साथ अगर हम 1816 की बात करें, जो उस समय जो ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी बिहार में, उसमें जो नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो ट्रीटी हुई थी उसमें कहा गया था जो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी है काली की, वो नेपाल का बॉर्डर डिसाइड होगा। ठीक है, उसी को बॉर्डर की तरह मानेंगे नेपाल भी और पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का एम्पायर। लेकिन उसके बाद जब तिब्बत साथ ट्रेड और कॉमर्स अच्छा होने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उन्होंने इसको 1860s में कार्टोग्राफर्स ने इसको चेंज कर दिया गया, और इसको वेस्टर्न जो ट्रिब्यूटरी है वही उसका बॉर्डर बन गया नेपाल का। तो इसको हम एक बार उसमें गूगल मैप में देखेंगे। तो अगर हम मैप में काली नदी के बारे में देखते हैं, तो काली नदी में आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि ये इस जोन आपको दिख रहा होगा, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय 18 जब वॉर ख़त्म हुआ था ट्रीटी ऑफ सुगौली के बाद, उन्होंने इस वेस्ट फ्लोइंग को, जो आपको दिख रही होगी शारदा रिवर जो इस डायरेक्शन जा रही है, इसको उन्होंने बॉर्डर की तरह माना था। इसको मैं थोड़ा सेटेलाइट मैप से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, इसको उन्होंने बॉर्डर की तरह माना था क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इसमें लार्ज वॉल्यूम वाटर आता है, तो ऑब्वियस है कि आप कोई भी इसको ही रिवर मानेगा। लेकिन एक छोटी ट्रिब्यूटरी साइड से आ रही है, इसको उन्होंने मतलब माना नहीं था। लेकिन जब उनका ट्रेड अच्छा होने लगा जो तिब्बत के साथ, तो उन्होंने एच कार्टोग्राफर की मदद से इस ईस्ट फ्लोइंग रिवर को ही जो वहाँ का नेपाल का बॉर्डर डिसाइड कर दिया। उस समय ऐसा जो ये जोन है काफ़ी हिली टेरेन आपको दिख रहा है, अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन उस टाइम में काफ़ी हिली टेरेन था और यहाँ पे कई लोग रहते नहीं थे। तो नेपाल ने भी ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीता तो अब ये जब इंडिया ने नया मैप लॉन्च किया अपना, जब जम्मू कश्मीर लद्दाख यूनियन टेरिटरी को के जब इन्होंने बना दिया था, आर्टिकल 370 हटा दिया था, तो उसके बाद जब नया मैप आया तो उसमें इस जोन को इंडियन टेरिटरी में दिखाया। तो उस दिन से फिर काफ़ी इश्यूज़ खड़े होने लगे इस ट्रिब्यूटरी के चक्कर में। तो वापस चलते हैं अपनी स्लाइड में। सो आई होप गूगल मैप में आपको क्लियरली समझ गए होंगे कि किस तरह ये सारा कन्फ्लिक्ट एक ट्रिब्यूटरी की वजह से सारा इशू फिर से खड़ा हो रहा है। तो जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था, 2 नवंबर 2019 को जब इंडिया ने नया मैप लॉन्च किया लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करते हुए, तो उस समय लिम्पी धारा, काला पानी और लिपू लेक को अपनी टेरिटरी में दिखाया गया उत्तराखंड में। तो इससे फिर से किसी तरह नेपाल अपने पुराने डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाया और फिर से इस इशू पे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि काला पानी की लोकेशन क्या है। काला पानी की लोकेशन आपको इस ऑरेंज कलर के मैप में क्लियरली दिख जाएगा। टोटली 37,000 हेक्टेयर का हिली टेरेन वाला हिमालयन रीजन है जिसमें कि सारा डिस्प्यूट हो रहा है। 1860s में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1860s में रेगुलेशन होता है मैप का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एम्पायर के द्वारा ट्रेड के लिए चाइना और तिब्बत के साथ। तो उस समय 1870 जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, उसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि लिम्पी धारा, काला पानी और लिपू लेक इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट है। अब लिपू लेक पास इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, क्यों इसके लिए इतना डिस्प्यूट हो रहा है। पहली बात तो ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट था उस समय, सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे फिजिबल रूट भी यही है इंडिया और चाइना के ट्रेड के लिए। और इन केस अगर कोई भी पॉसिबल चाइनीज़ इंट्रूजन होता है यहाँ पे,
तो ये पॉसिबल हो सकता है कि वो दिल्ली तक ईजिली पहुंच सके, क्योंकि दिल्ली से पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि काला पानी वाला रीजन आता है, टोटल 470 किलोमीटर का है। और किसी भी इंट्रूजन के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है अगर दिल्ली तक अगर पहुँच, यानी नेशनल कैपिटल के लिए। साथ साथ ये पास से कई सारे पिलग्रिम्स भी यहाँ से ट्रैवल करते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे, चाहे आप हिंदू ले लो, चाहे बुद्धिस्ट हो सकते हैं, चाहे नेपालीज हो सकते हैं। अब नेपाल क्या क्लेम कर रहा है स्लिपू लेक के पास के लिए। सबसे पहले तो आपको 1962 वॉर की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पे इंडिया और चाइना का बहुत तगड़ा वॉर हुआ था और इंडिया को मतलब हार हुई थी वहाँ पे। चाइनीज़ फोर्सेज जो थी उन्होंने सीला जो कि भूटान के ईस्ट साइड आता है, तवांग एरिया, वहाँ से उन्होंने ब्रह्मपुत्र प्लेन से आते हुए एक्वायर किया था इंडियन टेरिटरीज में, काफ़ी हद तक अंदर तक घुस गए थे। और लिपू लेक पास काफ़ी वल्नरेबल है, काफ़ी ईजिली वहाँ से कोई भी से भेद के अंदर आ सकता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडियन फोर्सेस, इंडियन मिलिट्री जो फोर्सेस है उनका वहाँ डिप्लॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब दो थ्योरीज आ रही है जो कि नेपाल को क्लेम को और मजबूत कर रही है। सबसे पहले किंग महेंद्रन की बात सुने तो किंग महेंद्रन जो उस समय जब वॉर हुआ था 1960s के टाइम पे चाइना के साथ, वॉज कंसर्न दैट इंडिया वुड टेक मिलिट्री स्टेप टू फोर्सफुली टेक द रीजन ऑफ कालापानी टू सिक्योर द माउंटेन पास। ये रीजन एग्रीमेंट उन्होंने एग्रीमेंट किया था दिल्ली के साथ, और इस रीजन को इंडिया को प्रोवाइड कर दिया था फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, नेपाल की और इंडिया दोनों की। अगर दूसरी थ्योरी की बात कहा जा रहा है कि 1949 में जब चाइना इंडिपेंडेंट हो गया था, बहुत सारा उन्होंने तिब्बत को भी एक्वायर कर लिया था, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करा था, तो उस समय का जो अग्रेसिव बिहेवियर है उससे नेपाल को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और इसलिए वहाँ के जो किंग थे, किंग महेंद्र, उन्होंने कहा था कि इंडियन फोर्सेस को वहाँ डिप्लॉय किया जाए ताकि नेपाल और इंडिया दोनों के सिक्योरिटी के लिए खास इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब 1962 वॉर होता है, उसके बाद 69 में फिर वहाँ के किंग उसे वापस कह देते हैं काला पानी को फोर्सेस को छोड़ देना चाहिए, और अब ये वॉर चाइना काफ़ी हद तक ठंडा पड़ चुका है और अब इसमें कोई खतरा नहीं है। तो खैर ये दो थ्योरीज हैं। अब सुगौली ट्रीटी का इतना बात हो रही थी, एक बार सुगौली ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं। सुगौली ट्रीटी थी 4 मार्च 1816 को साइन की गई थी बिटवीन द गोरखा चीफ ऑफ नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, जो कि 1814-16 वॉर के बाद हुई थी। आपको पता होगा जब भी कोई वॉर ख़त्म होता है तो उसके बाद जो भी हारता है तो एक ट्रीटी साइन होती है, और जिस जगह पे साइन होती है उसी जगह पे नाम इसका पड़ा, जैसे कि आपने ट्रीटी ऑफ पेरिस सुना होगा, ट्रीटी ऑफ वर्सेल सुना होगा, इसी तरह ये ट्रीटी ऑफ सुगौली है। सुगौली बिहार के एरिया में आता है। अब 1816 के पहले, यानी ट्रीटी साइन होने के पहले, जो नेपलीज किंगडम था वो सतलुज रिवर से तीस्ता रिवर तक होता था। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये सतलुज रिवर आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ये सतलुज रिवर है। और यहीं पे जो भूटान है, भूटान के ईस्ट, सिक्किम के लास्ट साइड, भूटान के वेस्टर्न साइड में आपको यहाँ पे तीस्ता नदी दिखाई देगी। यहाँ तक उनका पहले पूरा एक्सपेंशन था, लेकिन जैसे ही ट्रीटी साइन होती है तो वहाँ के जो एम्पायर ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एम्पायर ने कहा था कि आपको कुमाऊँ, गढ़वाल और सतलुज नदी का ये जो एरिया है इसे आपको छोड़ना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पे जो काली रिवर है, काली रिवर से लेके यहाँ तक मीची रिवर जहाँ पे फ्लो करती है, यहीं तक आपका टेरिटरी होगी, आप इसके बाहर नहीं देख सकते। नेपाल रिमेन इंडिपेंडेंट, नेपाल को इंडिपेंडेंट का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन एक वहाँ पे कंडीशन रखी गई थी ब्रिटिश ईस्ट एम्पायर की कि सब्सिडरी अलायंस की तरह रहेगा, यानी एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एम्पायर का एक यूरोपियन एम्बेसडर वहाँ पे रहेगा जो कि मॉनिटर करेगा और किसी भी पॉसिबल नेपाल के मूवमेंट को वहाँ पे कंट्रोल करेगा। ये मैप आपको मैंने बता दिया। अब रेजोल्यूशन की बात करें, पास्ट में से कौन कौन से रेजोल्यूशन थे जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था। सबसे पहले जब इंडिया नेपाल की जब ट्रीटी हुई थी 1950 में, पीस ट्रीटी काठमांडू में, तो उस वहाँ के जो लास्ट राणा पीएम थे, यानी मोहन शमशेर चंग बहादुर राणा और इंडियन एम्बेसडर के बीच में ये एक ट्रीटी साइन की गई थी। जैसे कि आपको इस फोटो में क्लियरली दिख रहा होगा, ये किंग है और यहाँ पे इंडियन एम्बेसडर है चंदेश्वर नारायण सिंह। उन्होंने बाउंड्री के लिए भी ऐसे कुछ इशू उस समय नहीं खड़े हुए थे। साथ साथ 1981 में फिर से एक टेक्निकल लेवल पे जॉइंट बाउंड्री के लिए एक टीम बनाई गई थी जो कि इस बाउंड्री की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, पिलर का वहाँ फोर्टिफिकेशन कर सके, पिलर को इरेक्ट कर सके और फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट को रोका जा सके, लेकिन वो भी फेल हो गया एक तरह से। अगर 2006 की बात करें तो ये पीएम गिरिजा प्रसाद कोइराला है, ये मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग में आए थे, काफ़ी इनका भव्य स्वागत हुआ था। इस समय जब फिर से एक टीम बनाई गई थी जिसमें कि 182 शिप्स मैप्स के द्वारा एक वहाँ पे बॉर्डरिंग की गई थी। उस समय लगभग 98% जो बॉर्डर था उसको डिफाइन कर दिया था, लेकिन काला पानी और सुस्ता का जो बिहार और यूपी के बॉर्डर जोन में आता है, वहाँ का टेरिटरी लगभग रह गई थी, जिसकी वजह से आज भी यहाँ पे डिस्प्यूट चलता है। आपने हाल ही में सुना होगा सुस्ता और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में जब वहाँ की जो आर्मी है, यानी आर्मी ऑफ नेपाल की, उन्होंने एक इंडियन सिटीज़न को वहाँ पे एक शूट कर दिया है।
कुछ वहाँ पे लोकल वहाँ पे इश्यूज़ हुए हैं, कन्फ्लिक्ट हुए हैं, जैसा कि आपका एसएसबी का आईजी ने बताया होगा, आपको न्यूज़ में आपने देखा होगा। इंडिया और नेपाल जो है उन्होंने 2015 में एक मतलब इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि दोनों साइड ने नेपाल से कंसल्ट नहीं किया था। अब इंडिया का कहना है कि हमारी टेरिटरी है तो कंसल्ट करने की ज़रूरत क्या है। अब फिर उसके लिए फिर जब उसके बाद जब नेपाल ने इसमें नाखुशी दिखाई तो नेपाल के पीएम को बुलाया गया कि इंडिया आप आइए, दिल्ली आइए, यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने आने से डिनाई कर दिया, मना कर दिया। अब हम देखते हैं कौन कौन से फेजेज है जो इंडिया और नेपाल की दोस्ती को मजबूत बनाते हैं, जिसकी वजह से दोस्ती आज तक टिकी है। सबसे पहले कल्चरल टाइज है। और दोनों जो देश है उसमें कॉमन कल्चर है, दोनों हिंदुज़्म को प्रमोट करते हैं, दोनों का तरीके एक जैसे जीने के, साथ साथ दोनों का रिलीजन भी एक ही है, तो दोनों के ट्रेडिशंस भी, कल्चर भी दोनों एक जैसे, जैसे चारधाम यात्रा है, पशुपतिनाथ, इंडियंस भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, और नेपालीज का तो है ही, और कुछ बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी जाते हैं। मधेसी इशू के जो मधेसी कम्युनिटी है नेपाल में, उसके कुछ फैमिली जो है उसका बैकग्राउंड अपना यूपी और बिहार में भी है, जिसकी वजह से भी वो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट चलता है। एथिकल टाइज भी है बिहार और यूपी के साथ। अगर स्ट्रेटेजिक टाइज की बात करें तो बहुत सारे नेपालीज जो हैं वो इंडियन फोर्सेज में भी हैं, गोरखा रेजिमेंट अपने सेपरेट इंडियन फोर्सेज में बनाई जा चुकी है, और नेपाल के बफर की तरह काम करता है इंडिया और चाइना के बीच में। पॉलिटिकल टाइज की बात करते हैं तो नेपाल को जो कांग्रेस है उसका फुल सपोर्ट था इंडिया का। जब तक नेपाल कांग्रेस थी तो इंडिया फुल सपोर्ट थी, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे अभी कम्युनिस्ट पार्टी आई है, पीएम ओली की वजह से गठबंधन की सरकार बनी है, तो एक ये रिलेशन गया फिर से टेंशन में बनते जा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइज की बात करें तो नेपाल एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है फॉर इंडिया है। नेपाल इज़ अ मेजर एक्सपोर्ट मार्केट फॉर द इंडिया, यानी नेपाल में ज़्यादा करके जो इम्पोर्ट होता है वो इंडियंस होता है। आपको मैं आगे मैप में दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लगभग 58% आपको नीचे दिखाएगा, अकाउंटिंग ऑफ फॉर 58% ऑफ ऑल इम्पोर्ट। ठीक है, लगभग 58% जो है जो ट्रेड इम्पोर्ट होता है वो इंडिया का ही होता है नेपाल में। मेजर वाटर जो है वो कोसी एग्रीमेंट है, महाकाली है, गंडक ट्रीटी है, वो भी इंडिया और नेपाल के बीच में हुई है। आपने भी तापी लाइन के बारे में सुना होगा, जो कि आपका मोतिहारी बिहार से होते हुए नेपाल में जाती है। ये भी एक इकोनॉमिक टाइज का इंपॉर्टेंस है। नेपाल के लार्जेस्ट बोरोवर इंडियन करेंसी का साउथ एशियन कंट्रीज़ में नेपाल सबसे बड़ा बोरोवर है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि कि जहाँ के जो पीएम है वो कुछ अनफेयर कमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं, हिंदू का आर्टिकल है जिसमें कि ये कहा जाए कि 85% जो पीपल है वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए, और ये सारे के सारे इंडिया से आए। अब मुझे बात ये समझ में नहीं आती, अगर इनका थैंक्स गिविंग ओमान के लिए है, और अगर कुवैत है, यहाँ पे दुबई है, आबू धाबी है, बहरीन है, तो अगर इतने सारे कंट्रीज़ में अगर नेपालीज माइग्रेंट है वहाँ पे, तो 85% पीपल कम जो है वो इंडिया से कैसे हो सकता है, इनका वायरस फैल सकता है। साथ साथ इनका ये भी स्टेटमेंट आ रहा है कि जो इंडियन जो कोरोना वायरस है वो ज़्यादा लीदल है, मोर देन डेडली है एज़ कम्पेयर टू द चाइनीज़ एंड इटालियन। आप देखते हैं ये सारे कमेंट कितना है इस डिस्प्यूट को रोक सकते हैं या कितना डिस्प्यूट को बढ़ा सकते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर मेजर रिटर्न की बात करें जो दोनों के बायलैटरल टाइज में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो सबसे पहले हम नेपाली नेशनलिज्म और एंटी इंडियन सेंटीमेंट के बारे में देखते हैं। नेपाली नेशनलिज्म यानी नेपाल में अपने स्वदेशीपन काफ़ी बढ़ चढ़कर इस समय अहम भूमिका निभा रहा है। वो इंडियंस को एक बिग ब्रदर्स की तरह देखते हैं, यानी जो बड़ा भाई बोलता है वैसे ही होता है। यानी जो भी इंडिया और चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो ट्रीटी साइन हो रही है, उसमें देखा है तो अपने नेपाल इंडिया को ऐसे देखता है कि वो उसकी परमिशन नहीं ले रहा, उससे सजेशन नहीं मांग रहा, एडवाइस नहीं ले रहा, तो बिग ब्रदर की वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, साथ साथ एक डिसट्रस्ट का माहौल वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। एंटी इंडियन सेंटीमेंट की बात करें तो वहाँ के जो ऑल नेपाल नेशनल फ्री स्टूडेंट यूनियन के जो मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी एंटी इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के मेंबर्स के साथ मिल करके इंडियन एम्बेसी के बाहर भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर चाइना फैक्टर की बात करें तो जैसे कि आपको काठमांडू पोस्ट जो कि नेपाल का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, वहाँ की आपको आर्टिकल दिख रहा हो कि किस तरह एक चाइनीज़ एम्बेसडर ने, चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव ने एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, वहाँ की जो रूलिंग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको बचा लिया गिरने से। बात ये थी कि हाल ही में कुछ दिन जो पीएम ओली की जो सरकार है, गठबंधन की सरकार बनी थी, वो अपने देश के लोगों की प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाई थी, मधेसी इशू को नहीं सॉल्व कर पाई, जिसको मतलब काउंटर करने के लिए, बैकअप करने के लिए उन्होंने जो बॉर्डर डिस्प्यूट के मामले को खड़ा कर दिया। बात ये हो रही थी कि जब पीएम ओली अपना फुलफिल नहीं कर पाए थे देश की ज़रूरतों को कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक के एपिडेमिक के टाइम पे,
तो उन्होंने इस इशू को बढ़ाया। साथ साथ उनका जो अपना कैबिनेट था वो भी काफ़ी विद्रोह में आ गया था, वो खुद की सरकार पीएम ओली को गद्दी से उतारना चाह रहे थे। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा देखा है कि चाइना भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहा है। साथ साथ आपको ये भी आपने हाल ही में खबर सुनी होगी किस तरह चाइना जो है वहाँ पे नेपाल बॉर्डर तक एक रेल नेटवर्क बिछा रहा है, जिससे कि तिब्बत और नेपाल का काफ़ी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो सके, कॉमर्स हो सके, इकोनॉमिक जोन को डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप इंडिया कई से आपको ये भी सुनने को मिलता होगा कई बार कि नेपाल अप्रोच कर रहा है, लेकिन हाल ही में बात ऐसी होती है कि नेपाल बोलता तो बहुत है कि हम बात के लिए तैयार हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई पहल हुई नहीं है नेपाल की तरफ से कि हर बार इंडिया जब भी बोलता है कि हम आगे बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो नेपाल हर बार इसका विरोध करता है। तो ये भी देखा जाए कि इंडिया ने कई बार इंडिया ने भी इग्नोर किया है इस पॉलिटिकल नैरेटिव को ताकि इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करें। ओपन बॉर्डर की बात करें तो कई बार इलीगल माइग्रेंट्स की आप बात कर लें, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, करेंसी एंट्री हो रही है इलीगल तरीके से, ड्रग्स बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं क्रॉस बॉर्डर में, साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, सेक्स वर्कर को इधर से उधर ले जा करके उनके साथ गलत तरीके से किया जाता है। ठीक है, ओपन बॉर्डर भी बहुत बड़ा इशू हो रहा है, तो इसमें भी ये कहा जाता है कि यहाँ पे बॉर्डर फोर्सेस को डिप्लॉय करना चाहिए। हम मधेसी इशू की बात करते हैं तो जब तक वहाँ पे कांग्रेस पार्टी थी तो इंडिया का फुल सपोर्ट था वहाँ पे, लेकिन जब से कम्युनिस्ट पार्टी तो चाइनीज़ फैक्टर वहाँ पे बहुत अपने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, क्योंकि कम्युनिस्ट की हेल्प करता है, वो जायज़ बात भी है। तो जो नेपाल कांग्रेस है यानी जिसके प्रेसिडेंट है दीप कुमार उपाध्याय जी, उन्होंने कई सारी पार्टीज जो छोटी मोटी पार्टी है उनके साथ गठबंधन करके मधेसी का इशू बढ़ाया है, लेकिन कम्युनिस्ट का यानी चाइना का सपोर्ट होने की वजह से इस बॉर्डर को दबाया जा रहा है। और साथ साथ जब भी मधेसी इसको प्रोटेस्ट करते हैं अपने सिटीजनशिप को लेकर के, तो वो भी इंडिया पर ही ऐसा कहा जाता है कि इंडिया उन सबको प्रमोट कर रहा है, क्योंकि मधेसी का कल्चर एथिकल टाइज यूपी और बिहार के जोन से है। तो ये भी देखने को मिल रहा है कि मधेसी इशू भी एक तरह से बायलेटरल ट्राइज में इरिटेंट की तरह काम कर रहे हैं। अगर इंडिया की इंपॉर्टेंस की बात करें नेपाल के लिए भारत की क्या महत्वता है, सबसे पहले तो 58% जो इम्पोर्ट है वो इंडिया से ही हो रहा है नेपाल में। ठीक है, आपका आयरन, चाहे आप गोल्ड की बात कर लें, गोल्ड है, ऑयल है, आयरन और स्टील है, क्लोथ्स है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है। साथ साथ आप फार्मास्यूटिकल बात है, आपने ये भी देखा होगा कोरोना वायरस की वजह से एक थैंक्स गिविंग नोट है जो ट्वीट किया है पीएम ओली ने, 23 टन ऑफ जो एसेंशियल मेडिसिन है नेपाल में वो कोविड-19 के चलते उन्होंने इंडिया से भेज, उसके लिए थैंक्स गिविंग भी है। तो इट मीन्स इंडिया का इंपॉर्टेंस नेपाल के लिए बहुत है। आपने तापी लाइन की भी सुना होगा जो मोतिहारी से नेपाल जा रही है, पेट्रोल पाइपलाइन है, वो भी एक नई इनॉग्रेशन है नेपाल और इंडिया के फ्रेंडशिप के लिए। साथ साथ जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक था जिसने पूरा नेपाल ख़त्म कर दिया था लगभग, एक तरह से देखा जाए तो इंडिया ने लगभग $1 बिलियन की, और ये सबसे पहला कदम था किसी कंट्री का नेपाल के तरफ। और इस वजह से बहुत सारे नेशन आए, चाइना भी आया, यूएस भी आया, वर्ल्ड बैंक वगैरह सभी आए थे इसको मदद करने के लिए। तो इंडिया का साथ साथ जो इंडिया और नेपाल के बीच में जो हाइड्रो पावर डेवलपमेंट है, बहुत सारी नदी है, कोसी एग्रीमेंट है, गंधक रिवर पे कुछ डैम्स बनाए गए हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जब भी वहाँ पे नेपाल में जब ये मतलब इम्पोज किया जाता है मैंड्रिन सीखने के लिए, जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज, तो कई सारे नेपाली स्टूडेंट इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। इंडिया में एक सेपरेट रेजिमेंट है जिसमें कि गोरखास को डिप्लॉय किया जाता है, उनकी भर्ती की जाती है। और कई सारे इंडिया में ऐसे जॉब्स है जिसमें कि अलग से नेपाल है, भूटान है, इनको अलग से मतलब परमिशन दी जाती है ताकि वो भी इसमें पार्ट ले सकें, एग्ज़ाम दे सकें, कम्पीट कर सकें और गवर्नमेंट सर्विसेज में अपनी नौकरी पा सकें। साथ साथ इंडिया में जितने भी टूरिज्म आते हैं वो ज़रूर नेपाल की तरफ जाते हैं, जो कि फॉरेनर्स है वो कई माउंट एवरेस्ट भी इंडिया की वजह से जाते हैं। अगर क्योंकि जो चाइना वाला रीजन है, चाइना से माउंट एवरेस्ट काफ़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि बहुत ही वहाँ पे खाई है, हिली टेरेन है, लेकिन इंडिया से नेपाल से होते हुए अगर माउंट एवरेस्ट जाएंगे तो काफ़ी ईजिली है। तो देखा जाए तो टूरिज्म में ले लो, चाहे आप हाइड्रो पावर ले लो, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात ले लो, चाहे फार्मास्यूटिकल ले लो, चाहे आप कोई सडन कभी भी नेपाल प्रॉब्लम है तो इंडिया ने हमेशा उसकी हेल्प करी है। तो इन सारी इंपॉर्टेंस को देख करके शायद ही नेपाल को इंडिया से ऐसे दुश्मनी या ऐसे कन्फ्लिक्ट को एक थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की इंटरफेयर की वजह से लेना चाहिए। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसकी वजह से इन बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकल बाय की बात करें, यानी दोनों देशों के दोनों तरफ से एक लीडरशिप के तौर पे दोनों देश उभर कर आएँ, दोनों एक दूसरे गाइड करें, साथ साथ हेल्प करें, साथ साथ एक ऐसा वर्केबल सॉल्यूशन बनाएं, एक ऐसी मैनेजमेंट, ऐसी नीतियाँ बनाएं जिसकी वजह से जो शेयर सॉवरेंटी यानी जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उस पर दोनों देश अपना शासन कर सकें, रूल कर सकें। साथ साथ अब रही बात अगर टेरिटरी की बात करें तो आज तक ऐसा भारत और नेपाल में ऐसी कुछ बात हुई नहीं है, दोनों के यहाँ रोटी बेटी का
हिसाब होता है। नेपाली और इंडियंस जो आपस में क्रॉस बॉर्डर माइग्रेट करते हैं रोटी के लिए, यानी आपका जॉब्स के लिए करते हैं। साथ साथ बेटी, यानी बहुत सारा ऐसा रोटी बेटी का जो रिश्ता है नेपाल और भारत के बीच में, उसके हिसाब से ऐसा कोई बॉर्डर वाली बात होनी नहीं चाहिए। साथ साथ अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही तो ऐसी कोई नीतियाँ बनाई जाए जिसकी वजह से इन बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सकता है। और साथ साथ यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर बन सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जो इकोनॉमिक जोन होते हैं वहाँ पे अपने अलग लॉज होते हैं, वहाँ पे बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के लॉज नहीं एप्लीकेबल होते हैं। साथ साथ वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लॉज होंगे, ड्यूटी एरियाज होती हैं जहाँ पे टैक्स फ्री होते हैं वहाँ पे, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है ट्रेड और ऑपरेशंस को, और जितना भी वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको एनहेंस करना, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा। साथ साथ वहाँ के जो कम्युनिटीज़ हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो काफ़ी पुअरली इकोनॉमिक जोन से बिलोंग करते हैं, उनका भी एक तरह से एनहेंसमेंट होगा, लिविंग स्टैंडर्ड उनका भी बढ़ेगा। साथ साथ जो वहाँ के पिलग्रिम्स हैं उनको भी अगर वहाँ से ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे मार्केट फ्लोरिश होगी, एक तरह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। और साथ साथ लास्ट में जो भी उस समय 2007 के टाइम पे जो 90% डिस्प्यूटेड एरिया को सॉल्व कर दिया गया था, 2% रह गए थे, उनमें भी स्ट्रिप्स लगाई जाए, स्ट्रिप मैप को डेवलप किया जाए, और जितने भी वहाँ पे जो डैमेज पिलर हैं जो टूट चुके हैं इस वक्त, उनको फिर से खड़ा किया जाए और इस प्रोसेस को बढ़ाया जाए। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इंडिया नेपाल की ऐसी दोस्ती है जिसमें कि बॉर्डर नाम की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर कोई थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन से इस चीज़ को बढ़ रहा है तो हमें जल्द से जल्द उसको सॉल्व कर देना चाहिए बैठ के साइलेंटली, बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको लेक्चर सही लगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप आगे आने वाली वीडियोज़ को आप एंजॉय कर सकते हैं।